आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे मतदाता रजिस्टर में की जाने वाली प्रविष्टियों के संबंध में। मतदाता रजिस्टर को प्रारूप 17 क भी कहा जाता है और इसमें सबसे पहले जो पेज होता है जिसको हम मतदाता रजिस्टर का कवर पेज कहते हैं, इसे आप देख पा रहे हैं। इसमें जो आपको पहली एंट्री करनी है वो ये करनी है कि लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा के लिए निर्वाचन और खाली स्थान। तो चूंकि ये लोकसभा के लिए निर्वाचन है तो विधानसभा शब्द को आप काट दीजिए और निर्वाचन के बाद आप वर्ष लिख दीजिए 2024 का यह निर्वाचन है। इसके बाद इसी कवर पृष्ठ पर आप निचले हिस्से में आएंगे तो एक बार पुनः लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा है, विधानसभा को आप काट दीजिए। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र 27 खरगोन अजजा, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर जानकारी दी है। मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम 5 अ स। निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक 5। राज्य मध्य प्रदेश। राज्य मध्य प्रदेश पहले से छपा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा अन्य प्रविष्टियाँ आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से कर दीजिए। इस तरह से यह मतदाता रजिस्टर का कवर पेज तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो इसमें पेज नंबर 1 से लगाकर आगे तक पेज चलते चले जाएंगे और प्रत्येक पेज पर सामान्यतः 10 मतदाताओं की प्रविष्टि के लिए व्यवस्था होती है और पेज के अंत में भी कुछ प्रविष्टियां होती हैं। जब आप मतदाता रजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ करेंगे, यानी पहले पेज पर आपको सबसे ऊपर शीर्ष पर लाल शाही से ऐसी इबारत अनिवार्य रूप से लिखना है। कंट्रोल यूनिट के टोटल को जांच लिया गया है और 0 ब्रैकेट में 0 पाया गया है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के इस पर हस्ताक्षर होंगे। साथियों, यह प्रविष्टि आपको कब करनी चाहिए या इस लाइन को आपको कब लिखना चाहिए? जब आपने मॉक पोल कंप्लीट कर लिया है, मॉक पोल का सारा डेटा भी क्लियर कर दिया गया है और ईवीएम को आपने वास्तविक मतदान के लिए प्रारंभ कर लिया गया है। पूरी सीलिंग की व्यवस्था भी आपने कर दी है और पहला मतदाता मतदान करने के लिए अब आने वाला है। इसके पहले कि पहले मतदाता से हम मतदान करवाएं, हम एक बार टोटल बटन को दबाएंगे। यह टोटल बटन कंट्रोल यूनिट से दबाने के पश्चात आप उस पर देख लीजिए कि 0 पाया गया। साथियों, उसके बाद ही इस एंट्री को कीजिए। इस एंट्री को एक दिन पहले करने की चूक मत कीजिए। इसे लिखने में मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लगता है, लेकिन इससे इस बात की आश्वस्ति हो जाती है कि कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डेटा पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। और ध्यान रखिए, इस पे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि मतदाता रजिस्टर को मेंटेन करने का काम मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हस्ताक्षर उनके नहीं होते हैं। इसके बाद आपको प्रत्येक पेज पर 10 मतदाताओं की प्रविष्टि के लिए स्थान मिलेंगे, यानी टेबल मिलेगी जिसमें रोज बनी होंगी और कॉलम बने होंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्यांक का, यह छपा हुआ रहेगा। उसके बाद निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। जब मतदाता मतदान करने के लिए आएंगे तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनका जो क्रमांक होगा वो यहाँ पर लिखना है। निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए प्रयुक्त दस्तावेज का जो उल्लेख आप करेंगे, ब्यौरा देंगे, वो तीसरे पॉइंट में है। ईपिक लाते हैं तो केवल ईपी कैपिटल में हम लिखेंगे। अन्य दस्तावेज लाते हैं तो उस दस्तावेज का नाम लिखने के बाद उस दस्तावेज के जो नंबर हैं उसके अंतिम 4 अंक लिखेंगे। जैसे आप दूसरे क्रम पर देख पा रहे हैं, आधार कार्ड और उसका नंबर। तीसरे कॉलम में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो जो शिक्षित मतदाता हैं हस्ताक्षर करना चाहें तो हस्ताक्षर हम करवा लेंगे। जो अशिक्षित मतदाता होंगे, आप देख पा रहे हैं 8वें क्रम पर, यहाँ अशिक्षित मतदाता हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उन्होंने मतदान किया है, तो हमने यहाँ पर उनसे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया है। फिर उसके बाद आप देखिए आखिरी कॉलम टिप्पणी वाला, इसमें सभी मतदाताओं के सामने टिप्पणी नहीं लिखी जाती, विशेष प्रकरण होने पर टिप्पणी लिखी जाती है। इसमें कुछ और विविधता होती है। एक प्रकरण ऐसा होता है जब हम
निर्वाचक के हस्ताक्षर के साथ साथ उसके अंगूठे का निशान भी लगवाते हैं, चाहे वह शिक्षित मतदाता हो। हाँ, यदि अशिक्षित मतदाता है तो चूंकि वह स्वयं हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो केवल अंगूठे के निशान से काम चलेगा। अब चौथे क्रम पर देखिए। चौथे क्रम पर टिप्पणी कॉलम में हमने लिखा हुआ है ASD। इसका मतलब आप भली भांति जान चुके हैं। A यानी absent, S यानी शिफ्टेड और D यानी डेड। एक सूची आपको ASD की मिलती है। उसमें से जब कोई मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं साथियों, तब हम उनके हस्ताक्षर के साथ ही साथ उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाते हैं। यानी याद रखिए कि ASD मतदाता में हस्ताक्षर और साथ में अंगूठे का निशान भी हमें लगवाना है। एक और विशेष तरह की एंट्री आप देखिए, एंट्री क्रमांक 6 पर आप देखिए कि उसके पहले तो हमने 32, 33, 34, 324 ऐसा लिखा है और ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यह निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक वाला कॉलम है। तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है उसमें जो क्रम होता है उसको हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ छठे नंबर पर कुछ अलग तरह से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, ऐसा लिखने का काम हमें तब करना होगा जब EDC यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में हम कहेंगे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र की सहायता से कोई मतदाता मतदान करेंगे, तब हम दूसरे कॉलम में इस तरह के 3 संख्यांक लिखेंगे। ये जो साथियों 110 आपको दिखाई दे रहा है, यह 110 उस मतदाता की ओरिजिनल निर्वाचक नामावली में उसका क्रमांक है। 85 उस मतदाता के मतदान केंद्र का क्रमांक या निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक का उल्लेख है। और 189 जो आपको दिखाई दे रहा है, 189, 189, यह विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है। जब EDC से कोई मतदान करने के लिए मतदाता आएंगे तब हम उनके मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली का क्रमांक, भाग संख्यांक और उनकी विधानसभा का क्रमांक लिखेंगे। प्रसंगवश आपको बता दिया जाए कि EDC से मतदान करने का अधिकार उन अधिकारियों कर्मचारियों को मिलता है जो मतदान के दिन निर्वाचन कर्तव्य पर आरूढ़ होकर अपने मतदान केंद्र से परे कहीं और ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। चूँकि वो अपने मतदान केंद्र पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उनके मताधिकार की भी रक्षा करना है, ऐसे में प्रावधान EDC का किया गया है। इन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट के आधार पर ये मतदाता या ये अधिकारी कर्मचारी उस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे जहां पर वो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 के तौर पर नियुक्त हुए हैं, या उस क्षेत्र के जो सेक्टर ऑफिसर होंगे वो अपने सेक्टर के किसी भी मतदान केंद्र में मतदान कर सकेंगे। यानी आप सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि EDC वाला मतदाता अपने मतदान केंद्र को छोड़कर संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर सामान्य मतदाता की तरह मतदान कर सकता है, अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT के माध्यम से उसे मतदान करने का अवसर मिलता है। लेकिन उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में इस तरह से की जाती है। इस तरह से हम एंट्री करते चलेंगे। ये हमने 10 एंट्री कर ली है। साथियों, काफ़ी क्राउड हो जाती है और बहुत ध्यान से एंट्री करने की भी ज़रूरत होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। जब पहला पेज कंप्लीट होता है तो पहले पेज के आखिरी में दिनांक लिखना होता है। यह दिनांक निर्वाचन का दिनांक है, यानी मतदान का दिनांक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 13 मई 2024 बताया है, क्योंकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में इसी तारीख को निर्वाचन होंगे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हर पेज पर होंगे और डेट भी हर पेज पर लिखी जाएगी। इसी तरह से आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं EP = 07/O = 03। साथियों, ये जो पहचान के लिए दस्तावेज है इसका प्रत्येक पेज पर समानांतर तौर पर आपको हिसाब बनाते चलना है, क्योंकि आखिरी में इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। हर पेज से आप पता कर लीजिए कि EP से कितने मतदाताओं ने मतदान किया और अन्य जो 12 वैकल्पिक दस्तावेज हैं उनमें से किसी दस्तावेज का उपयोग करते हुए कितने मतदाताओं ने मतदान किया। इसकी जानकारी कई जगह देनी होती है। हर पेज पर अगर आप क्रमशः लगाते चलेंगे तो आपको आखिरी में अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। अब इस तरह से आप प्रति पेज आगे बढ़ते जाएंगे और जब मतदान का समय समाप्त होगा और अंतिम मतदाता मतदान करेगा, उस समय हमें इस मतदाता रजिस्टर में क्या क्या एंट्री करनी है। मान लीजिए कि कुल मिलाकर 812
मतदाताओं ने मतदान किया है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो पेज नंबर है ये 82 है। चूँकि प्रत्येक पेज पर 10 मतदाता होते हैं तो 82 नंबर के पेज पर 811 से 820 तक के मतदाता होते हैं। यहाँ 812 पर समाप्त हो गया। जब अंतिम मतदाता मतदान कर दें तो लाल शाही से यहाँ पर हमें रेखा खींचनी है और रेखा खींचने के बाद उसके ठीक बाद हमें लिखना है मतदाता रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि का सरल क्रमांक 812 है। 812 को अंकों और शब्दों में दोनों में हमने लिख दिया है। और यहाँ पर साथियों देखिए, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे एक तरफ जो आपके मतदान केंद्र पर उस समय उपस्थित हैं। उस समय मतलब किस समय? जिस समय मतदान समाप्त हो रहा है, यानी मतदान समाप्त हो गया है और आपने यहाँ लाइन खींच दी है। और ये एंट्री जब आप करते हैं उस समय जो मतदान अभिकर्ता आपके केंद्र पर उपस्थित होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। दिनांक डलेगा 13 मई 2024 जैसा उदाहरण के तौर पे बताया। और समय जिस समय आखिरी मतदाता ने मतदान किया हो या फिर मतदान समाप्त होने का समय हो गया हो। जैसे मान लीजिए 6 बजे मतदान समाप्त होने का समय है, लेकिन आपके मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, आपने उनको पर्चियां बांटी है और उस लिहाज से अंतिम मतदाता ने 6:15 बजे मतदान किया तो हम उसका उल्लेख करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया कि 6 बजे मतदान समाप्त हो गया और अब कोई मतदाता शेष नहीं थे, तो दिनांक 13 मई 2024, समय 6 बजे का हमने लिखा, सायं का PM लिखा हुआ है। उसके बाद ये खाली छूटा है। यह पेज चूंकि आखिरी है तो इस पर भी तारीख डलेगी, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर इस पेज में हमने कुल मिलाकर 2 मतदाताओं से मतदान करवाया है और दोनों ही मतदाताओं ने ईपिक का उपयोग किया है। ये उदाहरण है साथियों। तो हमने यहाँ पर लिखा है EP02 अदर 0 और पूरे हमने सारे पेजेस यानी 82 पेजेस के हिसाब को टोटल लगाया तो पाया कि ईपिक से 790 हुए साथियों और अदर से 22। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 812 होगा। इनका योग इस अंतिम मतदाता की संख्या के बराबर आना चाहिए, 812 812। साथियों, अगर मतदाता रजिस्टर में कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिससे कि कंट्रोल यूनिट में और मतदाता रजिस्टर के टोटल में अंतर आए, तो फिर मतदाता रजिस्टर का टोटल और कंट्रोल यूनिट में दर्ज टोटल वोट की संख्या समान होनी चाहिए। आपको पता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मतदाता रजिस्टर में संख्या 1 या 2 अधिक आ सकती है। ऐसा कब होता है? जब कोई मतदाता पूरी प्रविष्टियां करने के बाद ये कहता है कि वह मतदान नहीं करेगा, तो मतदाता रजिस्टर में 1 एंट्री ज़्यादा हो गई, लेकिन कंट्रोल यूनिट में उनका वोट नहीं पड़ा है। इसी तरह से साथियों, कोई मतदाता आता है, संपूर्ण प्रविष्टियां करता है, मतदाता रजिस्टर में भी उनका उल्लेख हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात वो गोपनीयता भंग करता है और ऐसे में पीठासीन अधिकारी गोपनीयता भंग करने के कारण उन्हें मताधिकार का उपयोग करने से वंचित करते हैं या अनुज्ञात नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में भी वो बिना वोट दिए चले जाएंगे। कंट्रोल यूनिट में उनका वोट दर्ज नहीं होगा, लेकिन मतदाता रजिस्टर में उनका वोट दर्ज हो जाता है। यदि ऐसी स्थितियां आई जो बहुत कम नहीं के बराबर मतदान केंद्रों पर आती है, तभी मतदाता रजिस्टर की अंतिम संख्या और कंट्रोल यूनिट में दर्ज टोटल वोट की संख्या में अंतर आएगा। सामान्य स्थितियों में एक जैसा होना चाहिए। यदि आपके मतदान केंद्र पर इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं आई तो आप देख लीजिए कि 812 मतदाता रजिस्टर में है, मतदान समाप्त हो गया। आप कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर देखेंगे, उसमें भी 812 आ जाता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर अंकों में अंतर आता है तो फिर कुछ खोजबीन करनी होगी कि कहाँ मानवीय चूक हुई है और उसे दुरुस्त करते हुए इन दोनों का मिलान करना आवश्यक है। इस तरह से यह मतदाता रजिस्टर बहुत ध्यान से बनाने की आवश्यकता है साथियों। जब ये मतदान समाप्त हो जाता है तब हम इस मतदाता रजिस्टर को एक लिफाफे में रख देते हैं और सील बंद करके सामग्री जमा केंद्र पर जमा कर देते हैं। आशा है इस वीडियो से मतदाता रजिस्टर को समझने में और इसकी प्रविष्टियां करने में आपको सहायता मिलेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है और साथ ही आप भारतवर्ष के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका
और उनकी परिश्रमी टीम सभी का आभार। संचालिका प्रीति गुलवानिया जी है, उनको प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार करते हुए शुभकामनाएं।